नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जो करंट में डेली न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार नए लेबर कोड्स जो है नोटिफाई किए गए हैं। हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इसका जरूरत क्या था, इसका किस तरीके से जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, और दोनों तरीके से देखेंगे। हम लोग इम्प्लॉयर के तरफ से भी देखेंगे और इम्प्लॉय के तरफ से भी देखेंगे। ये एक टॉपिक जब हम स्टार्ट करें उसके पहले हम आपसे कुछ डिस्कस करते हैं। आप अपने आप को दो तरीके से इमेजिन कीजिए। पहले केस में आप अपने आप को एक श्रमिक मानिए, एक लेबर मानिए। दूसरे केस में आप अपने आप को एक बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट मानिए। सपोज कि आप एक लेबर हैं, तो आप क्या चाहिएगा कि हम जब किसी कंपनी को ज्वाइन करने जाएं तो हम मेरे पास एक नियुक्ति पत्र रहे, अपॉइंटमेंट लेटर रहे, उसमें जो मेरा जो मिलने वाला भत्ता है, जो टर्म कंडीशन है, वो बहुत वेल डिफाइंड, बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ रहे। उसके बाद वो वेज इतना का अमाउंट इतना अच्छा हो कि वो अगर हमको मिले तो एक हम फैमिली का जो है बियर कर सके, उसका एक्सपेंसेस जो हम अच्छे से बियर कर सके, और एक लिविंग लाइफ जिसको कहते हैं वो हम जी सके। उसके बाद वो टाइमली मेरे पास भुगतान हो, पेमेंट जो हो मेरे पास टाइमली भुगतान हो। उसके साथ ही हमको सोशल सिक्योरिटी हो कि इनकेस अगर जॉब के दौरान मेरे साथ किसी प्रकार का घटना हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, तो जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है उनको जो है उतनी राशि मिले ताकि वो जो बाकी जिंदगी है वो अच्छे से जी सके। उनको आप कह सकते इकोनॉमिक सुरक्षा का आपके मन में रहेगा। साथ ही जब आप रिटायर हो या जॉब को छोड़े तो आपके पास इतना पैसा रहे कि आप एक अच्छी जिंदगी जी सके। साथ ही आपके मन में यह भी रहेगा कि आपका जॉब सिक्योरिटी रहे, ताकि अगर किसी कंपनी में काम करें तो आपको आसानी से हटाया ना जा सके। प्लस अगर आप इंप्लॉयर के तरफ से देखेगा तो वो क्या सोचेंगे कि हमारे इच्छा के अनुसार हो कि हम जब किसी को चाहे तो निकाल सके, ताकि जो है अगर उस तरीके से नहीं रहेगा तो वो अपना इफिशियंसी वो बढ़ा नहीं सकते। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इफिशियंसी के आधार पर होता है और कंपटीशन होता है, तो वो उनके पास वो फ्रीडम उनको लगेगा। साथ ही वो जब अगर किसी नए चीज को अगर अप्लाई कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि कम से कम रेड टेपिज्म फेस करना पड़े, कम से कम लाइसेंस हो, कम से कम कानून हो, और इंस्पेक्शन के नाम पर उनको तंग नहीं किया जा सके गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा। तो आप दोनों एंगल हम आपको फील कराए हैं, चाहे वो इंप्लॉयर्स का हो या इंप्लॉय का हो। अब आपको यह देखना है कि ये चारों जो कोड है, आप देखिएगा कि इसी मोटा मोटी इसी थीम के अराउंड जो है आपको रोटेट करेगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी जो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन सा ये जो चार कोड आया, तो उसमें एक है कोड ऑन वेजेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये चार कोड आया। ये पूर्व में 29 जो सेंट्रल लॉ से 29 जो केंद्रीय श्रम कानून था उसको जो है इंटीग्रेट करके हुए ये लाया गया है। अब हम लोग अगर इतिहास की बात करें तो ये लेबर जब से औद्योगिक क्रांति आया, जब से आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तब से इंप्लॉयर्स और इंप्लॉय के बीच जो है, वर्कर्स के बीच जो है ये स्ट्रगल रहा है। हमेशा जो आपका कॉर्पोरेट्स हो गए वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ उनका फोकस होगा, और लेबर्स का हमेशा ध्यान जो वेजेस की तरफ होगा, सेफ एंड वर्किंग कंडीशन की तरफ होगा, ईएफ की तरफ होगा, ग्रेच्युटी की तरफ होगा। ये चीजें हमेशा से इस तरीके से रहा है। तो अगर आप 1881 जो आप इंडिया के केस में अगर आप देखिएगा तो देखिए कि फैक्ट्री 8081 आया, जिसके तहत यह हुआ कि वो वर्किंग कंडीशन जो है उसको इंप्रूव करने की बात जो है फैक्ट्री एक्ट के तहत किया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की बात करें, जैसे जैसे जो है आपका ये ट्रेड यूनियन बढ़ा है, जैसे जैसे जो कंपनी जो है आपका स्प्रेड हुआ, जैसे जैसे जो लेबर्स जो है आपका मजबूत हुए, उन्होंने अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है एस्टेब्लिश करने का कोशिश की है उन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो उन लोगों का जो ये रिकॉग्निशन मिलना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो उस समय ट्रेड यूनियन को जो रिकॉग्निशन जो है ट्रेड यूनियन एक्ट के द्वारा 1926 में जो है फर्स्ट टाइम मिला था। वर्तमान समय में वेरियस टाइप के जो ट्रेड यूनियंस जो है एक्टिव हैं, आपको इस बात की जानकारी है।
कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है पूरा आपका जो है ये लेबर्स का जो डिमांड है इसी के इर्द गिर्द है। आपको पता कि किस तरीके से जो है पूरा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है कार्ल मार्क्स के थ्योरी पर जो है आपका है। तो वो खैर हिस्ट्री का है तो वो कभी अलग से चर्चा करेंगे। हम लोग इस टॉपिक को करंट के हिसाब से देख रहे हैं। वही अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस और लिबरलाइजेशन की बात अगर कीजिएगा तो आजादी के बाद क्या हुआ, इंडिया जो है एक वेलफेयर का स्टेट के रूप में आया। साथ ही जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था उसको जो है एकोमोडेट किया गया, समाजवादी जो ढांचा था उसको एडॉप्ट किया। इसके कारण जो इंडिया में जो है लेबर्स को बहुत अधिक प्रोटेक्शन मिले। जो आप कह सकते हैं जो लेबर लॉज थे वो लेबर्स के हित के तरफ ज्यादा टिल्टेड थे, आप कह सकते हैं, क्योंकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था। लेकिन जब 1991 में जब इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी से आपका उसमें आपका जब शिफ्ट किया, आप कह सकते हैं कि जब अपने इकोनॉमी को ओपन किया तो उसी समय में जो इंडिया का रिजिड लेबर लॉज था वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सपोज हुआ। और जो बाहरी कंपनियां आई, जो एमएनसीज आई, उनके द्वारा यह डिमांड किया गया कि जो लेबर लॉज है उनको फ्लेक्सिबल किया जाए ताकि वो आसानी से कंपनी यहां पर लगा सके। जो इंस्पेक्टर राज था, जो आप कह सकते हैं कि जो लाइसेंस था उसको कम किया गया, कुछ चीजें कम किए गए। लेकिन अभी भी जो बाहर की कंपनियां उनके द्वारा अनेक तरीके का डिमांड किया जाता रहा कि यहाँ पर किस तरीके से जो है आप नया सेटअप करना डिफिकल्ट है। इन सारे चीजों के तरफ जो है सरकार का भी ध्यान था और आगे जो है इन्हीं सब के कारण जो है रिफॉर्म किया गया। तो इसमें क्या रिफॉर्म्स क्यों आपका जरूरत है, तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर 100 से ऊपर अगर लॉज रहेगा तो उसको कंप्लायंस कराना भी मुश्किल है, किसी एक लेबर्स के लिए समझना भी मुश्किल है और एम्प्लॉयर्स के लिए भी उसको जो है कंप्लायंस करना मुश्किल है। तो ये सारी चीजें हैं। उसी तरीके से क्योंकि वर्तमान समय में क्या था कि 100 से अगर आप कोई कंपनी अगर है उसमें 100 से अधिक अगर लेबर्स है तो उसको अगर किसी को हटाना है तो सरकार के अप्रूवल की जरूरत है। तो ये जो है इसके कारण कंपनी का जो फ्लेक्सिबिलिटी कम था, अगर वो सस्टेन नहीं कर रहा इकोनॉमी तो किसी लेबर को ले ऑफ नहीं कर पा रहा था, हटा नहीं पा रहा था। तो ये सारी चीजें, तो वर्तमान में जो रिफॉर्म लाया गया उसका एक मेन पर्पस था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी जो इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्टअप्स है वो आसानी से बिजनेस कर सके, स्प्रेड कर सके और जो कंप्लायंस का जो बर्डन है वो कम से कम रहे। सरकार का लेबर्स के तरफ के अगर आप देखिएगा तो ये ध्यान था कि सोशल सिक्योरिटी जो है वो सबको मिले, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, असंगठित सेक्टर के जो लोग हैं, साथ ही जो गिग इकोनॉमी के जो लोग हैं, स्पेशली जैसे जोमेटो है, आपका ओला है, उबेर है, इस तरीके के जो वर्कर्स है उनको जो भी जो है सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा मिले। सामाजिक सुरक्षा कहने का मतलब जो है ये है ग्रेच्युटी है या किसी प्रकार का घटना होता है तो उसका जो लाभ है उनको भी मिले। उसी तरीके से महिलाओं के लिए वर्तमान समय में मेल फीमेल में आपको पता है कि डिफरेंसेस नहीं है, तो जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से भी चीजें जो है इसको इंश्योर कराया गया कि महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया। तो सबसे पहले अगर देखें तो कोड ऑन वेजेस 2019 की बात करें तो 4 तरीके का जो है आपका जो पूर्व का एक्ट था उसको मतलब गेमेट किया गया, यानी उस एक में इंटीग्रेट किया गया। मिनिमम वेज एक्ट है 1948, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिन्यूएशन एक्ट 1976। तो ये आपको एक्ट याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वर्तमान कोड ध्यान रखना। बाकी अभी जो क्या चीज हुआ है ये आपको उसमें ध्यान रखना है कि वेजेज का डिफिनेशन चेंज हुआ है। उसमें क्या है कि अभी जो वेजेज है उसमें बेसिक प्लस जो है डियरनेस अलाउंस प्लस जो है आपका जो अदर अलाउंसेस है उसको वेज कहा गया है, ठीक है। उसमें एक नया जो अमेंडमेंट हुआ है कि अगर 50% से अगर किसी अलाउंस मतलब सपोज कि मकान भत्ता मिलता है, किसी चिकित्सा भत्ता मिलता है, अगर इन सब का अगर जो परसेंटेज टोटल रिम्यूनरेशन का अगर 50% से अधिक हो जाता है तो वो उसके बेसिक में ऐड हो जाएगा। बेसिक में ऐड होने से क्या होगा कि वो वेज का हिस्सा हो जाएगा, यानी जो उसको आप कह सकते हैं मूल वेतन का हिस्सा हो जाएगा, यानी वेतन का हिस्सा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा ना कि वेतन के हिसाब से ही किसी को ईएफ का लाभ मिलता है या ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। तो उसके कारण ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो वर्कर्स है उनके लिए बेनिफिट है। उसी तरीके से एक लाया गया फ्लोर वेज कंसेप्ट। उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह फिक्स कर दिया जाएगा कि किसी भी स्टेट के द्वारा उस वेज के नीचे जो है आपका वेतन फिक्स नहीं हो सकता। तो इसको कहते हैं फ्लोर वेज, ठीक है। फ्लोर मतलब आप समझ सकते हैं कि बॉटम यानी लोअर, उसके नीचे जो है आपका कोई भी राज्य सरकार जो है आपका
फिक्स नहीं कर पाएगा। इसके कारण क्या होगा ना कि जो वेज डिस्पैरिटी है, जो असमानता रहता है वेतन में लेकर, ये आपका दूर होगा। ठीक है, उसके बाद है कि पेमेंट है तो उसके भुगतान के भी प्रक्रिया के बारे में होना चाहिए। तो अभी जो वर्तमान में जो कोड आया है उसके हिसाब से जो अगर जिस मंथ में अगर आप काम किए उसके अगले मंथ के 7 तारीख तक जो है उसका भुगतान हो जाना चाहिए। अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट है वो भी 2 दिन के अंदर सोल्व हो जाना चाहिए। और जेंडर के आधार पर किसी प्रकार को भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो है ये उसमें जो है इंश्योर कराया गया। अगर हम दूसरे कोड की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 की बात करें, इसमें भी 3 तरीके का जो पुराना आता, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड एक्ट यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। तो इसको भी अमालगमेट करके ये जो कोड आपको बनाया, ये आपको हमेशा न्यूज में रहता है। और ये इसमें क्या है कि जो थ्रेशोल्ड है कि गवर्नमेंट को पहले 100 से अगर कोई अधिक वर्कर रखता था तो उसको जो है आपको परमिशन लेना पड़ता है। वर्तमान में इस सीमा को 300 वर्कर कर दिया गया, यानी कोई अगर एस्टेब्लिशमेंट है, कोई कंपनी है जो 300 के नीचे अगर वर्कर रख ला तो वो अपने इच्छा के अनुसार किसी को रख सकता है, किसी को हटा सकता है, किसी का जो है गवर्नमेंट का परमिशन नहीं पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो टिल्टेड है वो किसके तरफ है, वो इंप्लॉयज के तरफ है, ईज ऑफ डूइंग के तरफ जो है। इसको ध्यान में रखते हुए इन चीजों को जो है ये कराया गया। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ठीक है, कि वर्तमान समय में यह भी किया गया कि अगर किसी को अगर आप नियुक्ति दे रहे हैं तो आप उसको रिटेन में डॉक्यूमेंट्स देंगे, रिटेन में उसका नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वर्तमान में ये किया गया है। पूर्व में क्या होता था कि 5 साल मिनिमम होता था कि ग्रेच्युटी के लिए, उसको आपको घटा के जो है 1 वर्ष किया गया है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं एक ही कोड में दोनों का ख्याल रखा गया। एक फर्स्ट में देखिए ईज ऑफ डूइंग की तरफ जो है एम्प्लॉयर्स का, सेकंड पार्ट में जो है लेबर्स का भी ख्याल रखा गया। उसके बाद लेकिन आप कह सकते हैं कि ये भी आपका न्यूज में रहता है। एक तो 100 वर्कर्स से जो 300 बढ़ाया गया, दूसरा ये वाला कि रूल्स जो है स्ट्राइक को लेके जो रूल्स चेंज हुए इसको लेके भी रहता है। वर्तमान जो अभी आपको 60 दिन का जो है नोटिस देना पड़ेगा जब कभी भी आप जो है डिमांड अगर आप उसमें रखते हैं तो आप जो आपका जो स्ट्राइक के बारे में जो आपका है उसमें है कि आपको मिनिमम जो है 60 दिन का आपको वर्तमान समय में नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप हड़ताल कर सकते हैं। साथ ही इसमें यह जो एक क्लाउज दे दिया गया कि 50% से अधिक अगर इंप्लॉय जो है वो अगर स्ट्राइक पर जाएंगे तभी स्ट्राइक माना जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर जिसमें वो कंसिलिएशन होता रहता है, आप कह सकते हैं समझौता होता रहता है, उस दौरान जो है आपको जब सुलह हो रहा है उस दौरान आपको स्ट्राइक में नहीं जाना। तो इन चीजों को लेकर ट्रेड यूनियंस के द्वारा जो है भारी आप कह सकते हैं आपत्ति जताया गया और जो है वो लोग यह भी कर रहे हैं कि वो पूरे जो देश में हड़ताल करें। तो ये एक इशू है जो एम्प्लॉयर्स के हिसाब से। सेकेंड जो है तीसरे में अगर बात करें तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है। ये भी जो है 9 जो कानून थे सोशल सिक्योरिटी को, इनको जो है आपको मर्ज करके ये किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि फर्स्ट जो है इसमें अब जो मेजर जो बेनिफिट में से है कि पहला बार ऐसे ही है कि जो गिग वर्कर्स हैं जैसे स्विगी है, उबेर है, ओला है, तो इनको भी जो है कवर किया गया है आपको सोशल सिक्योरिटी के तहत। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक मेजर जो है आपका बूस्टअप है इनके लिए। साथ ही इसमें यह कहा गया कि जो एग्रीगेटर्स है, एग्रीगेटर कहने का मतलब जो है जैसे कि ओला है, जोमेटो है, ये अपना जितना भी टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, उसका 1 से 2% जो है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और वो जो है लेबर्स या उनके अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके हेल्थ या इंश्योरेंस के लिए जो है इन चीजों का खर्च किया जाएगा। ठीक है, और ईएसआईसी और ईपीएफओ जो दोनों जो है आप कह सकते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड है या ग्रेच्युटी है, इन चीजों को जो डील करता है वो अभी वर्तमान समय में जो है अगर 10 से नीचे है तो ईएसआईसी वाला कवर करेगा और ईपीएफओ जो है 20 से ऊपर है तो उसको कवर करेगा। साथ ही जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो भी वर्कर्स है उनको आधार से लिंक किया जाएगा कि एक ही व्यक्ति जो है 2 जगह से अधिक तो लाभ नहीं ले रहा। ठीक है, उसके बाद एक है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ठीक है, ये भी जो है 13 जो कानून है उनको मिलाकर जो है एमालगमेट किया गया यानी इंटीग्रेट किया गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है 8 घंटे से 12 घंटे तक जो है काम कर सकता है, लेकिन
वीकली जो लिमिट है, सप्ताह में जो है 48 घंटे का उनका जो सीमा फिक्स है वो वर्तमान समय में भी अभी वही है। साथ ही यह है कि अगर किसी से आपको ओवर टाइम लेना है तो उसकी सहमति जरूरी है। साथ ही ओवर टाइम में अगर कोई काम करता है तो जो नॉर्मल वेतन होता है उसका आपको जो रेट है उसका दुगना रेट से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जैसे माइनिंग वगैरह है, वहां पर जो है रात में जो है महिलाओं से काम लिया नहीं जाता था, तो वर्तमान समय में जो नाइट शिफ्ट में भी महिला काम कर सकती है। साथ ही ये इंप्लॉयर्स को यह जवाबदेही दी गई है कि वो जो है आपको सेफ्टी जो है उन चीजों का ख्याल करेंगे। ठीक है। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। ठीक है। अब हम लोग अगर उसके हिसाब से देखें कि माइग्रेंट वर्कर के हिसाब से, उसमें यह कहा गया है कि घर से आने जाने के लिए जो पेमेंट है वो जर्नी अलाउंस के रूप में जो है उनके द्वारा जो है आपको किया जाएगा। साथ ही जो राशन कार्ड होता है या किसी भी प्रकार का जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है आप उसको भी जो है इंटीग्रेट किया जाएगा या पोर्टेबिलिटी किया जाएगा। नहीं यानी एक जगह का जो लेबर है वो दूसरे जगह जा रहा है तो वो भी उसका इंटीग्रेट रहे, ताकि उसको जो लाभ मिला है वो लाभ मिस नहीं हो। और वो जैसे राशन कार्ड अभी क्या है कि आपका अगर एक बार कार्ड बन गया तो इंडिया के किसी हिस्से से राशन कार्ड ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपका जो भी कार्ड बनेगा तो सोशल सिक्योरिटी अगर एक जगह का बन गया है तो आप दूसरे जगह सेम कार्ड रहेगा, प्रीवियस जो आपका बेनिफिट है वो कैरी होगा। तो ये इस तरीके का जो है प्रावधान जो है किया गया। तो अगर आप वर्कर्स के हिसाब से देखें तो आपको जो बेनिफिट की बात है तो आपको सबसे बड़ा लगेगा कि 400 मिलियन लगभग वर्कर्स है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। पूरे वर्क फोर्स का लगभग 90% जो है अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो मेजर जो वर्कफोर्स है उसको जो है हर तरीके से बेनिफिट होगा। वर्किंग कंडीशन, वेजेज, सोशल सिक्योरिटी ये होगा, टाइमली उनको जो है वेजेज मिल सकेगा। और अगर जेंडर के हिसाब से देखिएगा तो जेंडर जस्टिस भी हो सकेगा। अगर आप निगेटिव की बात करें तो उनको जॉब इनसिक्योरिटी हो सकता है कि क्योंकि कंपनी को अगर 300 से नीचे अगर किसी में वर्कर है तो वो इजीली जो उनको फायर कर सकते हैं, उसके कारण जो है एक जो है निगेटिव इंपैक्ट कर सकते हैं। जो हड़ताल है जो एक बार्गेनिंग पावर जो है कम होगा, क्योंकि जब कभी भी वर्कर्स को आप कह सकते हैं कि कोई इशू होता था तो वो स्ट्राइक के माध्यम से अपने मालिक या जो एम्प्लॉयज है उनसे नेगोशिएट करते थे। तो ये क्योंकि वर्तमान में नोटिस देना है प्लस जो है 50% से अधिक अगर एम्प्लॉय जाएंगे तभी जो है स्ट्राइक होगा। नेगोशिएशन के दौरान आप नहीं जा सकते। तो इन चीजों के कारण आप कह सकते हैं कि बार्गेनिंग पावर जो है आपका एम्प्लॉयर्स का कम होगा। अगर हम लोग एम्प्लॉयर्स के तरफ से देखें अगर तो उनके लिए फायदा क्या है कि सिंगल लाइसेंस में है तो उनके कारण सिंप्लीफाई हो जाएगा। उनका बर्डन ऑफ जो कंप्लायंस है वो घटेगा। जब कंप्लायंस घटेगा तो बहुत सारे मैटर जो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में वहां उनका जो एक्सपेंसेस होता है वो नहीं होगा। यानी उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, उनके लिए सिंगल लाइसेंस हो गया, उनका लिटिगेशन में जो खर्च जाता था वो नहीं जाएगा और इस तरीके से चीजें जो है आपको बढ़ेगा। अगर उनके लिए निगेटिव की बात करें तो जैसे जो गिग इकोनॉमी के थे तो उनको क्योंकि अब ईएफ और ग्रेच्युटी देना है तो उनके ऊपर या सोशल सिक्योरिटी के तहत वो कवर होंगे तो उनका आप कह सकते हैं कि बर्डन जो है इस पर आएगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और आपका जो आर्टिकल जो है 39 जो है अगर आप उसमें देखिएगा तो उसमें इन चीजों का चर्चा है कि जेंडर जस्टिस की चर्चा है। अगर आप आर्टिकल 42 देखेगा तो जो है लिविंग वेज का जो है चर्चा है। तो इस तरीके से आपको पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है डीपीएसपी जो हमारा है उसी के आप कह सकते हैं उसके विजन से भी आप उसको लिंक कर सकते हैं अपने पॉलिटी के जो चैप्टर्स है उसमें। इसके इंप्लीमेंटेशन में क्या इशू है, क्योंकि फेडरल आपका स्ट्रक्चर है तो कंकरेंट लिस्ट का है तो स्टेट हो सकता है कि डिले करे तो उसके इंप्लीमेंटेशन में आपको जो है आपको समय लगेगा। क्योंकि हमारे जो लेबर्स होते हैं वो डिजिटल उतने आप कह सकते हैं लिटरेट नहीं है तो ये इन सारी चीजों को जानने में या आपको परेशानी हो सकता है, डिफिकल्टी हो सकता है। तो ये सारा इशू जो है अभी वर्तमान में चल रहा है। और अगर आप कंक्लूजन की बात करेंगे तो ये बड़ा ही बैलेंस्ड टाइप से है कि जिसमें वर्कर्स और एम्प्लॉय दोनों के तरफ जो है सरकार का ध्यान किया गया। क्योंकि एक आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी रखना होगा, साथ ही जो हमारे वर्कर्स है उनके लिए भी आपको वेजेज है, सोशल सिक्योरिटी है या अन्य तरीके के जो फैसिलिटी है, वर्किंग कंडीशन है, तो दोनों को एक बहुत अच्छे तरीके से इस कोड के माध्यम से किया गया है।
ये सारा जो है वैसे पब्लिक डोमेन में आएगा तो कुछ चीजें और डिटेल से आएगी, और उसके बाद जो है आपको जो लेबर्स एसोसिएशन है उनका भी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। फिर हो सकता है मैटर अगर कोर्ट या कहीं अन्य जगह भी जाता है तो उसका जो भी आप कह सकते हैं रिजल्ट आएगा, वो हम लोग भविष्य का किसी अन्य टॉपिक या भविष्य में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट है, और वर्तमान समय में एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया गया कदम है। तो बस आज के साथ इसी टॉपिक को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।